किराएदारी की लानत। मेरे ब्याह की मुझ समेत 11 बारातियों की जान ससुराली पिंड पहुंची। स्वागत में और गीतों समेत औरतें सिठनियां देने लगी, जिनमें से कुछ के बोल इस तरह थे। पैसा पैसा साढ़े पिंड दियो पाओ, लाड़े जोगा तुसी बाजा मंगाओ। जंज ਤਾਂ सजदी नहीं, न लज्जियो लज तुहानू नहीं। बारातियां नू बाजा न जुड़िया, ढिड बजामदे आए। तिवियां सुना सुना के कहते थे लड़का अफसर लगा है, ना वीडियो फिल्म बनाने वाला साथ लाए ना कुछ और, जैसे निरी ब्याह वाली लड़की लेने आए हों। कुछ तो रौनक होनी चाहिए। मैंने तो सुना कहते हैं जहेज नहीं लेना, एक और जनानी ने बात की। मुफ्त का माल किसे बुरा लगता, अब नहीं तो रात बरात पहुंचा देंगे। और लोग ऐसे ही कहते हैं बहना, बाद में और ज्यादा मांगने लगते हैं। 2-2.5 घंटे के ब्याह के बाद एक दुविधा भरी सोच तंग करने लगी, जो पिछले कुछ महीनों से लगातार मुझे अंदर अंदर खून की तरह खाई जा रही थी। वो थी मुकलावे की रात और ब्याहता जिंदगी। नफसियाती डर और घना होता गया। महसूस होता जैसे कोई बला, कोई पहाड़ मुझ पर आ गिरा हो। इस फिक्र के कारण मेरा 8-10 किलो वजन पहले ही घट गया था। कई मखौल करते, पहले ही सूखा जा रहा है, कोई बात नहीं, फूल जाएगा कुछ दिनों में। कईयों को ब्याह देसी घी की तरह लगता है। मैं अपनी पत्नी को लेके 5वें दिन दिल्ली आ गया। महीने 1.5 महीने में मेरा वजन पहले जितना हो गया और मन ऊंची हवाओं में उड़ने लगा। पर ये रौ बहुत दिन बरकरार न रही और 4-5 महीनों में मैं हकीकत की जमीन पर आ गया। सामने दिखाई देती चिंता ने जैसे मेरे पर काट दिए हों। दरअसल मकानों, 2 बहनों और अपने और बड़े भाई के ब्याह ने मुझे माली तंगियों के गहरे समंदरों में फेंक दिया था, जहां से बाहर निकलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता। जीपी फंड में से बार बार रकमें निकालते रहने से तनख्वाह 2,000 रुपये से भी घट गई। उसमें से तीसरा हिस्सा मैं अपने लिए और बाकी माधोपुर और बड़े भाई को गुजारा चलाने के लिए दे देता। ब्याह के कोई 6 सालों में मैं 3 बच्चों का बाप बन गया। तीसरी बहन का ब्याह कर दिया। किस्त ज्यादा कटने लगी। महंगाई और दूसरे खर्चों में इजाफे ने घर के माहौल में जहनी तनाव पैदा कर दिया। नतीजे के तौर पर एक दिन बड़े भाई ने तलखी से कहा, तू हर महीने कहता है कि मकान किराए पर देख लूंगा, जाता वाता तो है नहीं। 800 देता है, इसमें रोटी चलती है। ऊपर से तेरे दोस्त डारें बांध के चले आते हैं। जब जुदा बाहर होने वाले के सर पड़ी तो फिर आटे दाल का भाव पता लग जाएगा, और घर कैसे चलते हैं ये भी। जो 800 पेंट भेजता हूँ वो किसी गिनती में नहीं, मैंने दलील दी। और पहले तुम कहते थे कोई नहीं, फंड निकलवा ले, मिलजुल के गुजारा कर लेंगे। तुम लोग यहाँ से जाओ तो जिंदगी के 4 दिन हम भी सुख से गुजार लें। भाभी ने 100 की एक सुनाई। मुझे लगा जैसे घर परिवार को आगे ले जाने के मेरे ख्यालों की इमारत पिछले दिनों ढाई गई बाबरी मस्जिद की तरह ढेर कर दी गई हो, जिसे बरकरार रखने का मेरा मजबूत इरादा था। मुझे लगा जैसे मुकालमे की जड़ ही खत्म कर दी गई हो और मुस्तकबिल के बारे में सोचा ही ना गया हो। मुझे महसूस हुआ जैसे मैं उनके लिए पैसे बनाने वाली मशीन से भर के कुछ भी ना हूं। उस सुबह मैं अपने दोस्त, बचोलिए और पत्नी के मामा के बेटे मिसरदीप भाटिया के पास गया। साउथ वेस्ट दिल्ली की दूर नज़दीकी बस्तियों में खज्जल ख्वार होने के बाद हमें मुनीरका में कमरा मिल गया। मेरा दफ्तर और बड़ी बेटी का स्कूल 1 किलोमीटर के करीब। नए नए बने मकान में हमने नए भांडों में दाल सब्जी रेंधी और रोटी खाई। 5 जनों का हमारा टब्बर एक रजाई में बेड पर सोया, ना और चारपाई ना कपड़े, पर किताबें मेरे अंग संग। यहाँ रहने के पहले 2-3 दिनों में छोटे भाई जैसा मदन वीरा अपनी पत्नी और जुड़वा बच्चों के साथ मिलने आया। हम एक दूसरे का मुंह तकने लगे। मदन, ये रद्दी ठिकाने लगा दूं पहले तो, गंद फैला हुआ है। बहाने से मैं खांड और बिस्किट ले आया। तनख्वाह मकान का पेशगी किराया और रसोई को निकसिक से दुरुस्त करने में पहले ही लग गई थी। पहली बार न्याने लेके आई थी। हमारे पास 10 रुपए भी ना जुड़े उनके लिए, पत्नी ने भरे मन से कहा। दूसरी तरफ मैं अपनी सोचों में टूट फूट रहा था। मैं जब दफ्तर से आता तो मकान मालिक अपनी बैठक के सामने हुक्का पीते हुए अक्सर पूछता, भाई नाराज मत होना, आप किस जाति के हो?
हम सिख हैं, मैंने अपनी पगड़ी संवारते हुए कहा। गुस्सा न करना, मैं एक बार रेलगाड़ी में आगरा से दिल्ली आ रहा था। एक सरदार और उसकी बीवी पास बैठे थे। अच्छे कपड़े पहने हुए थे। आदमी पढ़ा लिखा था और मैं पंजाब के बारे कई बातें उससे पूछता रहा, जानता रहा। अच्छा, तो मैंने उससे उसकी जाति पूछी। तुम्हारी तरह उसने भी अपने को सिख बताया। मैंने कहा, सिखों में भी जातियां हैं, आप किस जाति के हो? पहले तो वो झिझकता रहा, आखिर उसने बताया कि मैं रामदासिया हूँ। चलो, बातचीत में वक्त अच्छा कट गया होगा। जब उसने अपने को रामदासिया बताया तो उसके आगे मैंने क्या बात करनी थी। मैं दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गया। बुजुर्ग ने फखर से बताया, अगर वो झूठ बोल के खुद को ऊंची जाति का बता देता तो पाप का अधिकारी होता। ये कह के उसने पास पड़ी रम की बोतल ग्लास में उंडेली और सूखी ही एक सांस में चढ़ा गया। मेरे मन में इस अनपढ़ बुजुर्ग बारे बुरे ख्याल आते। मुझे लगा जिल्लत का दौर शुरू हो गया है। रोज की पूछ पड़ताल से तंग आके दूसरे मकान की तलाश करने लगा। एक वाकिफ परिवार की औरत के पास मैं आर.के. पुरम के सेक्टर 7 में गया। वो छत पे धूप में बैठी स्वेटर बुन रही थी। आप 5,000 एडवांस दे जाओ, ये क्वार्टर हम आपको दे देंगे। आजकल इन क्लास 4 क्वार्टरों का 10-10 हजार एडवांस चल रहा है। अपनी तो घर की बात है। हम नए मकान में चाव से रहने लगे, पर बेटी का सेक्टर 3 वाला स्कूल दूर पड़ गया। न मेरे पास साइकिल न बस के सिवा कोई साधन। गर्मियों की शिखर दोपहरों में उसे स्कूल से लेने जाता, घर पहुंचा के जल्दी से दफ्तर को लौटता। ख्याल आता, जो बड़ा भाई स्कूल का सेशन पूरा करवा देता तो क्या लोहड़ा आ जाना था। माँ के वो बोल मुझे रह रह के याद आते। अब 3 घर बन गए। इकट्ठे रहते तो इन दोनों छोटे लड़के लड़की के ब्याह करके जैसे मर्जी जुदे रह लेते। खैर, इस हालत में 5-6 महीने गुजर गए कि एक मोटी जनानी साड़ी संभालती अंदर आ घुसी। ऊंचा ऊंचा बोलने लगी, तुम कौन हो? मेरे क्वार्टर में बिना पूछे घुस आए हो? औरत के रूप में आई इस नई समस्या ने हमारी परेशानियों में और इजाफा कर दिया। वो औरत बेड पे बैठ गई और रोब से बात करने लगी। हम एक दूसरे की तरफ देखने लगे। न्याने कानों के पास मुंह लाके हमसे पूछते, ये टुनटुन कब जाएगी? सारा बेड घेर के बैठ गई है, हम कहाँ सोएंगे? मेरे पास किराया पहुंचता रहता तो मेरे को क्या एतराज था। इस मालिकन ने चाय पानी पीने के बाद कहा, हमारे से तो वो 5,000 एडवांस लेके गए थे और 500 रुपये महीना का किराया वसूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा था, बेफिक्र होकर रहो, हमने सारी बात कर रखी है, 500 एडवांस में कटता रहेगा। हमने बताया, यानी 1,000 किराया? खुद तो 500 देती रही अब तक अपने किराए का, मालिकन ने बताया। बातें सुन सुन के हम हैरान होते गए। इससे थोड़ा वक्त लेके जैसे तैसे उसे पिछला किराया दिया। दरअसल हमारे इस पुराने जानकार को सुप्रीम कोर्ट के हुक्मों का पता था कि इन क्वार्टरों को आगे किराए पर देने की जांच पड़ताल होने वाली है। उसने मौके का पूरा फायदा उठाया और आप यहाँ से जाते हुए कुंजी हमारे हाथ में थमा दी थी। हमारे इस सारी हेरा फेरी का पूछने पर उसने छिड़क के कहा, प्रॉपर्टी डीलर जो किराए के कमरे दिलवाते हैं 3 महीने का किराया लेते हैं और तुम बार बार पैसे का पूछ के हमारी बेइज्जती कर रहे हो। खबरदार जो दोबारा पैसों का पूछने आए। सेंट्रल पब्लिक बिल्डिंग डिपार्टमेंट की तरफ से दिन रात छापे मारे जाने लगे। पता चला कि हमारे वाले क्वार्टर का ना किसी ने पिछले 10 साल से बिजली का बिल दिया, ना किराया जमा कराया था। कारण, टुन कुछ साल पहले विधवा हो गई थी और उसने किराया वसूलने के सिवा कुछ न सोचा। यूं भी क्लास 4 क्वार्टरों का बिजली पानी नहीं काटा जाता। उधर डॉक्टर गुरचरण सिंह मोहे मेरे पीछे पड़े हुए थे कि हमारे साथ केराला चल, एलटीसी लेके। दूसरा, बच्चों के 9 इम्तिहान थे, पत्नी के नाराज होने का डर। जब दक्षिण से 12 दिन बाद पलटा तो पड़ोसियों ने नीचे सीढ़ियों के पास मुझे बताया कि सामान बाहर फेंकने के लिए डिपार्टमेंट के बंदे आए थे। हम सब ने मिलकर कहा 2 दिन में खाली कर देंगे। अगले दिन हमने एक दोस्त के पास आर्जी तौर पर सामान टिका दिया। हफ्ते के अंदर हमें आर.के. पुरम सेक्टर 8 में 5,000 पेशगी समेत सख्त शर्तों पे कमरा मिल गया। इस सरकारी मकान की मालकिन एक क्रैश चलाती थी। बच्चों को डांट टपट के सुलाए रखती। हमारे बच्चों को दिन के वक्त न बाहर निकलने देती न बोलने। उसने मजबूरी खड़ी कर दी, भाई साहब आपके बच्चे बहुत शोर करते हैं, आपका परिवार भी बड़ा है,
कपड़े धोने से पानी बहुत लगता है। 2-4 दिन में कमरा खाली कर दो। उसके पति का पिछले दिनों कहा हुआ एक जुमला याद आया। भाई साहब, आप सारा बाथरूम गीला कर देते हो, जरा आगे होकर स्नान किया करो। पढ़े लिखे हो, ज्यादा कहते भी हम अच्छे नहीं लगते। मेरे हौसले को ढाने वाला एक नया सिलसिला सामने आ गया। गुस्सा आता। स्कूल में बच्चों के दाखिले पे हजारों रुपए लगे, अब 3 महीने बाद फिर घर से बेघर। उधार कहाँ से उठाए जाऊं? मुझे भाया याद आता। समस्याओं और मजबूरियों के दौरान उसका मजबूत इरादा, उसके उठाए हुए उधार कर्जे और कमाई, कुएं की मट्टी कुएं में। उसके दमखम और पक्के इरादे से मुझे आगे बढ़ने की हिम्मत मिलती कि मुझे तो बंधी हुई तनख्वाह मिलती है। मैंने मन में और पत्नी से सलाह करके फैसला कर लिया कि सरकारी क्वार्टरों के चक्कर में नहीं पड़ना। मुझे रह रह के गुस्सा आता जब लोग कहते कि शेड्यूल कास्ट लोगों को झट क्वार्टर मिल जाता है। मेरी नौकरी 15 साल हो चली है, हर साल क्वार्टर के लिए अर्जी देता हूँ। मिलेगा कब? जब 2-4 साल नौकरी रह जाएगी। वो मालकिन कहने लगी, जब जाना ही है, सामान भी बंधा हुआ, बूंदा बांदी इतनी तो है नहीं, फुहार सी है। बादल कुछ ऐसा ही रहने वाला है। हमने सामान टेम्पो में लादा और पालम पिंड के जैन मोहल्ले में किराए के मकान के सामने जा रोका। न्याने नालियों में बहती टट्टियां देख के नाक चढ़ाने लगे। पत्नी काफी बुखार में भी बच्चे लेके अंदर बैठी थी कि मालकिन उसके पास आ बैठी। बारिश जारी थी। जब हमने सामान उतारा, पत्नी का बुखार से मुंह लाल हुआ दिखाई देता। वो मालकिन से बातें करते तकलीफ महसूस करती दिखाई देती। उसके जाने के बाद मुझे बताने लगी, बुढ़िया पूछती गई है, तुम कौन होते हो, जैसे पंडित और दूसरे लोग होते हैं। तो तूने क्या कहा? मैंने कहा, हम सरदार होते हैं, हमें आपस में सलाह कर लेनी चाहिए कि जात क्या बतानी है। अगर वो फिर पूछे तो ये ना हो कि तुम कुछ और बता दो और मैं कुछ और। हम आधी रात तक सोच में पड़े रहे। ख्याल आता, उन लोगों को किराए से मतलब है, हमारी जात में से उन्होंने चिक्कू लेना है। जात के कलंक ने शहर आके भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। कहने को यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं। बातों बातों में क्रैश वाली औरत जात का बतेरा पूछती रही, पर मैंने पल्ला न पकड़ाया था। इस बुढ़िया ने सामान भी नहीं रखने दिया और छानबीन करने लगी। उसने जरा रुक के फिर कहा, जो वो बच्चों का सेशन पूरा करा देती तो उसे क्या फर्क पड़ जाना था। मीटर बंद किया हुआ था, घास और सब्जी में पानी छोड़े रखती है। हमारी बारी पर कहती है कि तुम्हारा परिवार बड़ा है, उसके 2 न्याने और हमारे 3। उसे भी कहीं जात की भनक तो नहीं पड़ गई थी। क्वार्टर के बाहर मोटे बड़े अक्षरों में नेम प्लेट नहीं देखी थी, गोपाल सिंह गोड़। उस बारे में क्या कह सकती हूँ, पर पूछ रही थी कि अगर तुम सरदार हो तो जोड़ी क्यों नहीं रखते। नया स्कूल मील भर दूर है, कमाई क्या करे, साइकिल ले लो, नहीं तो रिक्शा लगवा लो न्यानों के लिए। लौट पलट के मेरी सोचों की सुई बड़े भाई पे टिक टिक करती रहती कि वहां एक एक क्वार्टर में 15-15 जी रहते हैं, माँ बाप बहन भाई और उनके बच्चे। अगर हम वहीं टिके रहते तो चौथी बहन का ब्याह करना आसान हो जाता। पत्नी मेरे मन की हालत को जान लेती और कहती, ज्यादा सोचा नहीं करते, बाप की कबीलदारी बेटे ही निपटाते हैं, तंदुरुस्ती रहनी चाहिए है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आराम से सो जाओ। मुझे ढारस से मिलती कि मैं अकेला नहीं, 2 जने हैं, 1 और 1 11 होते हैं। पालम के जैन परिवार के किराए पे हमारे साथ मरता क्या ना करता वाली बात हुई। मीटर का पुराना बिल हमें भरना पड़ा। हमारे कमरे में जब बिजली ना होती, मालकों के यहाँ तब भी होती। रोजाना की समस्या से तंग होके एक दिन मैंने कहा, मच्छर बहुत हैं, आपके प्लग में तार लगा के पंखा चला लेते हैं, बच्चे सो जाएंगे। नहीं, हमारा लोड कम हो जाएगा, माई की बहू ने साफ मना कर दिया, जबकि उन लोगों ने खंबे से सीधी तारें खींच रखी थी। पानी के इंतजार में मैं कभी आधी रात को तो कभी तड़के उठता। पानी के कम दबाव के कारण मेरे 2-2.5 घंटे पानी भरने में लगते, नींद पूरी न होती। पढ़ाई लिखाई की ख्वाहिश को बरकरार रखने की कोशिश का गला घुटता महसूस होता। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मकान स्कूल के पास लेने का फैसला किया। अब हमने महावीर एनक्लेव पालम एक्सटेंशन की एक कॉलोनी में बीडी शर्मा के घर मकान ले लिया। वो पंजाब के अतवाद के दौरान उजड़ के अपना सब कुछ बेच बाच के यहाँ आ टिके थे। यहाँ अमृतसर जिले के बहुत से व्यापारियों के कारोबार थे। उनकी बेटियां मेरी पत्नी से बातों बातों में जात पूछती।
वो भी किसी तजुर्बाकार शख्स की तरह बात गोलमोल करते हुए कहती, लोगों को पता नहीं रोटी नहीं पचती जब तक जात का पता नहीं लगा लेते। किराए पर रहने की समस्याओं के बारे एक दिन मैंने अपने एक कोलीग से बात की तो उसने जवाब में जुगत बताई, देख अब तू पगड़ी तो बांधता नहीं, कमरा सस्ते किराए पर लेने के लिए नाटक करना पड़ता है। सुन जरा, एक दिन मैं जेनियों के मोहल्ले में छत पे टहल रहा था कि एक आदमी साथ वाली छत पर घूम रहा था। उसने चिनाव कान पर चढ़ाया हुआ था कि दूर से ही उसकी पहचान हो सके। मैंने उसे देखा और पूछा, परशुत्तम यार तू यहाँ कब आया? कहता है, आहिस्ता बोल, लोग मकान देने के लिए पहले 100 बातें पूछते, नखरे करते थे। यारों को जुगत सूझी, चवन्नी का धागा लिया और जैनियों बना के पहन लिया। अब ये सब जाट जैनी पंडित जी करते आगे पीछे फिरते हैं। मुझसे नहीं ऐसी दोहरी तेहरी जिंदगी बिताई जाती। हमें इस बीमारी के खिलाफ चेतना लानी चाहिए। मैंने आहिस्ता से कहा, बहुत किराया देके शांत से रहना मेरे बस की बात नहीं। खा फिर धक्के, हमें क्या, उसने झुंझुला कर कहा। बीडी शर्मा ने अचानक अगले महीने से कमरे का किराया 300 रुपये बढ़ा दिया। दूसरी शर्त ये रखी कि अगर किराया नहीं बढ़ाना तो अपने तीनों बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ने भेजो। 2 हफ्ते मकान भालने में लग गए। एक बिहारी औरत ने कहा, आपका परिवार बहुत बड़ा है। एक हिमाचली ने मेरे और मेरी नौकरी के बारे में जानने के बाद कहा, इतने साल हो गए दिल्ली में रहते, अब तक इस तरह फिरते हो, शराबी कबाबी या ऐबी तो नहीं हो? कई मकान मालिक सारी पूछ पड़ताल के बाद किराया इतना बढ़ा के बता देते कि हम उसे लेने की हालत में ना होते। पत्नी की पहली से लेके बीए तक की सहेली कई बार हमें खाली हुए मकानों की इत्तला देती। वही हमें अपनी इस कॉलोनी में लेके आई थी। उसके जत्नों से उसके घर की पिछली गली में हमें निचला अंधेरे से भरा मकान मिल गया। 2-4 दिन बाद हरियाणवी मालकिन ने मेरी पत्नी से पूछा, तुम भी बलजीत पत्नी की सहेली की जात के जाट भाई हो? उनकी तो बहुत जमीन है। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। बलजीत के न्याने मासी जी करते आ गए और मालिकन चुप करके अपने कमरे में चली गई। जाति की जानकारी के लिए पूछ पड़ताल का काम शायद अभी पूरा नहीं हुआ था। बलबीर जी आ जाओ, एक एक रम का पैग ले लें, मकान मालिक साबिका फौजी ने कहा और सोफे पर बैठते हुए मुझसे पूछा, अच्छा तो आपका घर गांव में है? गांव के अंदर है कि बाहर? गांव में है। इस नई पड़ताली जुगत ने मुझे हिला के रख दिया। मैं पीता नहीं कह के उठ खड़ा हुआ, नहीं तो खबर नहीं और क्या क्या जवाब देने पड़ते। उस मकान में हमने कोई 10 महीने रह के उन्हें बताया, बच्चों को सड़क पार करते देख के डर लगता रहता है। हमने उधर उस तरफ प्लॉट ले लिया है, बस अब मकान बनाना शुरू करना है। मैंने पत्नी को मुस्कुराते देखा, शायद उसे मेरे बोल सुनाई दे गए थे। अगले दिन हमने अपने नए मकान की तीसरी मंजिल पर सामान टिका लिया। 4.5 साल में किराए का छठा मकान और बड़ी बेटी का छठा स्कूल हो गया। हर नए स्कूल में पैसे की लूट। मेरे घर वाले स्नेह भेजते, न्याने लेके एक तरफ हो गया। दिल में आए तो 2-4 महीने में 500-700 भेज देता, नहीं तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। मन में उबाल चढ़ा कि अपने हालात का दोष किसके साथ धरूं। इसके लिए कौन कौन सी धैर्य जिम्मेदार हैं। सोचता, ये फिक्रें कहीं मुझे पढ़ाई लिखाई से दूर न कर दें। मेरी शायरी को मान्यता मिल रही है, कुछ पुरस्कार, अवार्ड और सम्मान एजाज हासिल हुए हैं, इससे मोह भंग नहीं होना चाहिए। इन विचारों और दूसरे घरेलू हालात की पड़ताल करते करते मैं हिंदी अंग्रेजी से पंजाबी में तर्जुमे और शिद्दत से करने लगा। मैं मेज कुर्सी पे पहली बार पढ़ने लिखने लगा, नहीं तो अब तक उसके न होने के कारण बेड पर चौकड़ी मार के ही काम करता रहा था और कमर और टांगें दुखने लगती थीं। लज्जा का तर्जमा आरसी पब्लिशर्स और एडोना और नेहरू का नवयुग पब्लिशर्स के वास्ते किया। भापा प्रीतम सिंह के चांदनी चौक वाले दफ्तर का मुझे अचानक ख्याल आया, जब लाल किले के सामने उनके पास जाते हुए भूखमरी के शिकार बच्चों और बड़ों को लोगों की झूठी कूड़े में डाली पत्तलों को चाटते हुए कई बार देखा था। फुटपाथ पे उनके बिना छत के घर, उनके नंगे पैर, गंदे चीथड़े और केलों सेबों की रेढ़ियों तले बंदी बेलियों में सोते बंदों को देख के मैं कांप सा गया था। मुझे इन ख्यालों ने काफी तवानाई दी कि जिंदगी का संघर्ष हर जगह है। टांगे पसारने के लिए मुझे अपनी चादर बड़ी करने के लिए सर तोड़ जतन करने चाहिए। ख्याल आता, बेगाने घर में किराएदारी लानत है।
अपमान और नीचा दिखाने के बराबर है, और उससे छुटकारा पाने के लिए मैं ऊंचे किंगरों वाले चौबारों के बराबर होने के लिए कोशिशें करने लगा।